ठीक है बेटा। तो पहला क्या था, यहाँ पे पहला जो संघीय जो व्यवस्था है उसकी जो विशेषता है वो क्या है, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। कुछ देशों में ये 2 स्तर पे होती है और कुछ में क्या होती है, ये 3 स्तर पे होती है। अगला क्या है, अलग अलग स्तर की सरकारें। यहाँ पे सरकार जो होती हैं, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों ही सरकारें क्या करती हैं, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे हम भारत में हैं, आप राजस्थान के हो, राजस्थान में जो केंद्र सरकार जितने भी नियम कानून लागू करेगी वो राजस्थान के लोगों को भी प्रभावित करेंगे, वो हरियाणा के लोगों को भी प्रभावित करेंगे, वो दूसरे पंजाब अगर अदरवाइज दूसरे स्टेट को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन साथ में ही आप राज्य सरकार राजस्थान में, तो राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है जो कानून बनाएगी वो भी उसको प्रभावित करेंगे। और अगर आप राजस्थान के किसी विलेज में रहते हो, किसी सिटी में रहते हो, तो स्थानीय शासन, नगर पालिका या पंचायत समिति द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो भी आपको प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार क्या होती है, ये अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह के ऊपर अपना काम शासन करती है। इनके अधिकार क्षेत्र अलग जरूर हो सकते हैं। अगला है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की। जैसे हमारे देश में लिखित संविधान है, संविधान के अंदर साफ लिखा गया है कि 3 प्रकार की स्तर की सरकार होगी, केंद्र, राज्य और स्थानीय शासन। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी अलग से अधिकार दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से दिए गए, और साथ में किसको दिए गए, राज्य जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसको भी अलग से अधिकार। ये सारे के सारे संविधान में जो लिखित होते हैं वो अधिकार इनको मिलते हैं। अगला है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं कर सकती। यानी कि संविधान, अगर संविधान हमारा जो देश को लिखित संविधान है, इसमें कुछ लिखा गया है या समय के साथ उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है, तो उसको सिर्फ एक सरकार नहीं कर पाएगी। उसको क्या है, जैसे मान लो कि खास करके मौलिक अधिकार, अगर हम बात करते हैं कि जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम हमारे देश में 6-7 मौलिक अधिकार थे। एक संपत्ति का था, उस संपत्ति का अधिकार को 1942 में हटा दिया गया था, 1989 में हटाया था, 42 संविधान संशोधन में। तो उसको हटाने के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, उसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारों से भी उनकी राय मांगी गई थी। अगला है, अदालत है जो हमारे देश की स्वतंत्र है, अदालत को स्वतंत्र रखा गया। 3 स्तर पर देखो हमारा होता है, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। 3 प्रकार की होती है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था आपने। तो जो हमारी जो अदालतें हैं, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको क्या रखा गया है, इनको रखा गया है सरकारों से स्वतंत्र। ठीक है। और इन ये भी दिया गया है कि कोई भी सरकार के द्वारा जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें बेटा इनको क्या रखा गया है कि उनके द्वारा बनाए गए कोई कानून विवादास्पद होते हैं, या किसी नागरिक अधिकारों का हनन कर रहे होते हैं, या लोग उनको चुनौती दे रहे हैं कोर्ट में, तो वो उनकी व्याख्या दोबारा से कर सकते हैं। इसका अधिकार कोर्ट को दिया गया है। अगला है, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। वित्तीय समझते हो, धन से संबंधित, फाइनेंशियल। इसमें क्या होता है, धन से संबंधित, यानी कि सरकार के पास धन कहाँ से आता है, ये बैंक से सीधा रुपया नहीं ले सकता। अगर हम कहीं रिजर्व बैंक से सरकार है तो जितना चाहे उतने नोट छपवा सकती नहीं, ऐसा नहीं। बैंक का एक अलग शाखा है, स्वतंत्र शाखा है। इसमें क्या होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, इनको जो हम टैक्स देता है, आम नागरिक जो टैक्स देता है, ये इनका इनकम का साधन होता है। तो ये टैक्स अपने अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं। कौन से होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को भी पूरा सम्मान देना। कि संघीय शासन व्यवस्था को क्यों लागू किया गया, अगर हम अपने देश की बात करते हैं कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था, उस टाइम में हमारे 500 से अधिक देशी रियासतें थी। तो उन देशी रियासतों को मिलाकर किस तरह से, और अगर हम देखें कि अगर फिजिकल फैक्टर देखें इंडिया का, तो वो भी बहुत अलग है। कहीं पे क्या है, मैदानी भाग है, कहीं पे हिमालय पर्वत है, कहीं पे क्या है, प्लेट्यू है, यानी कि द्वीप और महाद्वीप है, कहीं पे तटीय भूमि है, कहीं पे कोई भाषा बोली जाती है, कहीं पे कोई भाषा बोली जाती है, यानी कि खाद्य जो है वो भी अलग अलग है। तो इस प्रकार से लोगों का क्या है कि उन सब चीज़ों को किस तरह से एक एकता के सूत्र में बांधा जाए, वो किसका है, संघीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है। ठीक है। सभी विविधताओं को समान देना, सभी को बराबरी का अधिकार देना, यही मेन उद्देश्य होता है संघीय शासन व्यवस्था को लागू करने का। आया समझ में आपको। इसकी संघीय शासन व्यवस्था की आपकी 7 विशेषताएं हैं। उसके बाद में आप देखो अब क्या है
कि संघीय शासन व्यवस्था में जो मतलब अधिकारों या सत्ता का जो बंटवारा किया जाता है, जो इनका बंटवारा किया जाता है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। ये हर देश की अपनी अलग डिमांड होती है, उनके वहाँ के नागरिकों की, वहाँ की सरकार की, या हम ये कहें कि खास करके उस देश की जो परिस्थिति जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग डिमांड को पूरा किया जाता है। अब आप देखो अगला आपका क्या टॉपिक है, भारत में संघीय व्यवस्था। मैंने आपको बताया था ना कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, हमने पहले भी बता दिया कि क्यों ज़रूरी था। पहले हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने के लिए बड़ी मुश्किल आती है। तो सोचे कि भारत जैसे विशाल जो देश है, जब आपने बेल्जियम में हरियाणा का मान है, श्रीलंका अगर हम बात करते हो हमारे तमिलनाडु के मान है, इतने छोटे छोटे देशों को भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण पड़ा क्या था, क्योंकि बेल्जियम का जो बंटवारा वो भाषा के आधार पर, श्रीलंका में जो है वो धर्म को लेकर है, और भारत में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। अलग भाषाओं की अगर हम बात करें तो हमारा जो संविधान है उसमें ही 22 भाषाओं को तो मान्यता दी गई है। उसके अलावा भी अगर बात करते हैं तो हजारों भाषा और उपबोलियाँ हमारे यहाँ पे बोली जाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा भी है और विविधता भी है। तो इस प्रकार से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम की कंडीशन तो और भी बुरी थी, क्योंकि 500 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी और सभी को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था। इसलिए हमारे देश के उस टाइम के नेताओं ने जो निर्णय लिया वो बहुत सही लिया था कि संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी है जो भारत की जैसे विविधता वाले देश को एक राज्य में बदल सकती है। आई समझ में। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पे जो है संघीय जो शासन व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। विधायी समझते हो कानूनी अधिकारों को, कि किस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में जो कानूनी जो अधिकार है उनको किस प्रकार से बांटा गया है। देखो इसके लिए हमारे यहाँ पे 3 सूची बनाएंगे बेटा। पहली सूची है संघ सूची, जिसमें क्या आता है प्रतिरक्षा किसी दूसरे देश के द्वारा हमारे देश पे हमला होना, जैसे चाइना और भारत का आजकल चल रहा है। विदेशी मामले, दूसरे देशों के साथ में दूसरे देशों का हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या वहाँ के जो विदेश मंत्री वित्त मंत्री हमारे देश में कब आते हैं उनकी बैठकें निश्चित करना। हमारे देश के जो मंत्री प्रधानमंत्री या हमारे देश के कोई भी मंत्री दूसरे देश में जाता है, कब जाता है, उसकी बैठकें और उस वहाँ जाके उसको क्या करना है वो निर्धारित करना। ठीक है। तीसरा क्या है, बैंकिंग। ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन का जो है वो मुद्रा यानी कि करेंसी जो नोट हैं वो किस तरह से छपने क्या हो, ये सारे किस में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। और संघ सूची क्या होती है, केंद्र सरकार के अधिकार में आती है। 100 जो है इसके अंदर विषय रखे गए हैं इस संघ सूची के अंदर। आगे संघ सूची के ऊपर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को होता है। अगला क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य यानी कि पुलिस। हर स्टेट की अपनी अलग पुलिस होती है, उसकी भर्ती करना, उसको किस तरह से दिशा निर्देश देने हैं, गाइडलाइन देनी है, वो काम है। व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, ये किस में आता है, संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। इसी के साथ में कृषि, सिंचाई और प्रांतीय स्थानीय जो महत्व के जो विषय हैं वो किस में रखे गए हैं, संघ सूची में। इसमें जो अधिकार है यानी कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, सिर्फ राज्य सरकार को दिया गया है। पहले इसमें 47 विषय थे, लेकिन इसमें कुछ विषयों की अब कटौती कर दी गई है। अगला है समवर्ती सूची। देखो बेटा समवर्ती सूची में क्या है, शिक्षा, वन, मजदूरी, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं, जो कि संघ सूची ऐसी है बेटा, इसके अंदर क्या है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर किसी कारण से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मनमुटाव हो जाता है, मान लो कि अभी राजस्थान में चल रहा था आपके कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, सेंटर में क्या है, भाजपा की सरकार है, और ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो बहुत बार क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव आ जाता है। तो उस टाइम में समवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा जो पावर होता है वो किसको होता है, केंद्र सरकार को ही होता है, यानी कि केंद्र सरकार की बात ही मानने होती है। आया आपको यहाँ तक समझ में। चैप्टर को पूरे को पढ़ना, जब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़ोगे तब तक आपके समझ में चैप्टर नहीं आने वाला। ठीक है। तो संघीय का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, उसी को संघीय सूची कहा जाता है। आगे समझ में आपको।
चैप्टर को अगर पढ़ोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जैसे मैंने आपको 3 विषय बताए हैं, मेन है 3 विषय। कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तीनों में विषय अलग अलग हैं और तीनों के अपने अधिकार क्षेत्र हैं। हाँ, ये है कि राज्य सूची में जो काम होते हैं उसमें जो केंद्र सरकार है वो अपनी टांग नहीं अड़ा सकती, यानी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। लेकिन समवर्ती सूची में ज़्यादा पावर राज्य सरकार को ना होकर केंद्र सरकार को है। ठीक है बेटा, आपको आ गया होगा समझ में। इससे अगली वीडियो में अगला टॉपिक मैंने अगली वीडियो बनाकर पहले अपलोड कर चुकी थी, वो नहीं हो पाई, आप लोगों तक नहीं पहुंची, उसके लिए सॉरी। ये अगला वीडियो है, मैंने बना दिया आपको, इसको देख लेना अच्छे से। फिर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको खुद को निकालना है। ओके, थैंक यू।